हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, यानी अगर किसी को शॉक हो गया उसको दवा के ज़रिए से हम लोग क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग उन दवाओं के बारे में पढ़ें, ये जान लेते हैं कि शॉक क्या होता है। ये कि शॉक एक कंडीशन है, एक ऐसी हालत होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उन तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन है वो भी नहीं पहुँच पाता है। और फिर क्या है, वहाँ पे एटीपी नहीं बन पाती है। और जब एटीपी नहीं बनती है तो सेल को क्या है, काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहती है। तो फिर क्या होता है, सेल की इंजरी शुरू हो जाती है, सेल क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। और जब सेल डैमेज होने लगते हैं तो फिर सेल का फंक्शन भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको मालूम है कि हमारी पूरी बॉडी क्या है, सेल से मिलके बनी है। सेल से फिर क्या टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं और उससे फिर हमारी बॉडी बनती है। तो ये समझिए कि हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो शॉक है ये ज़रूरी नहीं कि पूरी बॉडी का एक साथ हो जाए। कभी ऐसा होता है किसी एक पार्ट का हो जाएगा और कभी ऐसा होगा कि पूरी बॉडी को शॉक हो जाएगा। शॉक तो समझ गए ना कि ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पा रहा है। समझ में आ रही ना बात। तो ये क्या होता है, शॉक। अब ये शॉक के अलग अलग कॉजेज़ होते हैं, कोई एक कॉज नहीं है, अलग अलग कॉजेज़, अलग अलग रीज़न की वजह से शॉक हो सकता है। लेकिन जो उसमें दिक्कत आएगी वो यही होगी कि ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी या तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाएगी, तब ये शॉक होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे इसको हम लोग मतलब अगर किसी को शॉक हो गया तो कैसे उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, कौन सी दवाएँ उसके अंदर यूज़ होती हैं। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, यहाँ पे शॉक लगा लीजिए, शॉक छूट गया है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ शॉक इन्वॉल्व्स, शॉक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है और यहाँ पे वो क्या है लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। और ये जो पीडीएफ है ना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा पूरे चैप्टर का एक साथ, अभी आपने पढ़ा ना 6 पार्ट थे इसके, ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैंने तैयार कर रखी है, उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरे चैप्टर की क्या है पीडीएफ एक साथ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये जो शॉक है ये किसी को हो गया तो ये इसका जो इलाज है वो 2 तरीके से होता है। समझ में आ रही बात। शॉक का इलाज 2 तरीके से यानी 2 स्टेप में होता है, समझिए। एक होता है प्राइमरी थेरेपी, या समझिए कि फर्स्ट स्टेप, और दूसरा होता है सेकेंडरी थेरेपी यानी सेकेंडरी स्टेप, दूसरा स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो कॉज है, जो रीज़न है बीमारी के, उसको हम लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही बात कि जो बीमारी के रीज़न है, जो कॉज है कि ये बीमारी क्यों हुई है, यानी शॉक क्यों हुआ है, उसको कंट्रोल करने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो बाय दिस थेरेपी कॉजेज ऑफ शॉक आर करेक्टेड। तो इस थेरेपी के ज़रिए से क्या करते हैं हम लोग, जो शॉक के कॉजेज हैं उसको करेक्ट करने के, ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि हेमरेज, क्या हो गया, हेमरेज। इसको ऐसे समझिए कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये पूरी बॉडी तक जा रहा है। फिर ये क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज के अंदर, ये और आगे जाएंगे तो और ये डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो हेमरेज क्या है कि लीकेज हो गया, ब्लड इधर जाना चाहिए था, मान लीजिए ये आपके लंग्स तक क्या है, ये ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, ठीक है, ये लंग्स तक जा रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, हेमरेज हो गया। हेमरेज का मतलब समझिए कि यहाँ पे कट गया और क्या हो गया, यहाँ पे लीक हो रहा है, तो ब्लड इधर नहीं जा पा रहा बल्कि इधर चला जा रहा है, पूरी तरीके से इधर नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ के जो सेल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो हेमरेज की वजह से हो सकता है, और क्या हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि मान लीजिए लंग्स जो है उसी में इन्फेक्शन हो गया। समझ में आ रही बात, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, अब ऑक्सीजन क्या है पूरी बॉडी तक सप्लाई नहीं जा पा रही है, इसलिए कि लंग्स क्या है वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंजेस नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहा, तो पूरी बॉडी तक नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से भी शॉक हो सकता है। या ये समझिए कि हार्ट में दिक्कत आ गई, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कि हार्ट में क्या है दिक्कत आ गई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे भी क्या है ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाएगी कि ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, लेकिन ब्लड को जो पंप करने वाली मशीन है, आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है, वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से भी दिक्कत आ जाएगी। तो अब या तो फिर क्या, जो हार्ट के अंदर क्या हो गया, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, हार्ट ही बीमार हो गया, तो भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। एलर्जिक रिएक्शन क्या ऐसा होगा कि उसमें
इम्यून सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो गया और कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज करने लगता है वो कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है एकदम से डाउन हो जाएगा। वो समझ में आ रही बात, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे कि ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाएगा, तो ब्लड जहाँ जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो क्या कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ इसमें छूट गया था वो मैं बता दूं, इसमें क्या है कि शॉक इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यूज डिक्रीज। ठीक है, तो ये बताना ये था कि ब्लड परफ्यूजन, ठीक है, तो शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड परफ्यूजन टू टिश्यू डिक्रीज हो जाता है। तो ब्लड आप जानते हैं, टिश्यू जानते हैं, तो इसका क्या मतलब ब्लड परफ्यूजन का, यानी ब्लड वहाँ तक पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाता है। परफ्यूजन का मतलब ये होता है कि उसको घेर लेना, वहाँ तक हर सेल के पास पहुँच जाना। और आपको मालूम है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो हर सेल तक क्या है, हमारी नसें नहीं पहुँचती हैं। समझ में आ रही बात, हर सेल तक हमारी नसें नहीं पहुंचती हैं, बल्कि क्या होता है, जैसे ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं उससे और आगे बढ़ते हैं तो पतली होती है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। और फिर कैपिलरीज के बाद क्या है, वहाँ पे कैपिलरीज में जाने के बाद ब्लड आगे मतलब आगे कोई नस नहीं होती कि पहुँचे, फिर वो क्या टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, फिर वो एक सेल से दूसरे सेल तक इस तरीके से क्या होता है, पहुँचाया जाता है। ये नहीं कि हर सेल के पास ब्लड वेसल्स पहुँच रहे हों, आर्टरी हमारी जो कैपिलरीज हैं वो पहुँच रही हों, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात, इसको ऐसा समझिए एग्जाम्पल से कि मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये और डिवाइड हो गया, पतला सा इधर निकल गए, ठीक, ये और डिवाइड हो गए दो भाग में, ये इधर इधर निकल गए, ठीक है, ये पतला होते जा रहा है, मान लीजिए ये और पतला हो गया। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे मसल्स हैं, ठीक, वो क्या कहते हैं, सेल हैं, ये सब सेल हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो कैपिलरीज है ये हर सेल के पास मतलब डायरेक्टली पहुँच रही हो, बल्कि अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ब्लड आया और यहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या इसमें थोड़ी थोड़ी जगह रहती है, वो हर सेल तक ब्लड पहुँचता है, न्यूट्रिशन पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यही इसी को बोलते हैं कि ब्लड ये आ रहा है और सब सेल के पास पहुंच रहा है, हर एक सेल के पास पहुंच रहा है, इसको बोलते हैं कि ब्लड परफ्यूजन टू टिश्यू। समझ में आ गई बात। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि ब्लड जब अब इस वाली बीमारी में क्या होता है कि ये जो मतलब कंडीशन होती है शॉक वाली, तो इसमें ब्लड क्या है, हर सेल तक नहीं पहुंच पाता है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है ना, कि हर सेल तक ब्लड जब नहीं पहुंच पाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ब्लड परफ्यूजन टू टिश्यू डिक्रीज हो गया है। क्या हम लोग प्राइमरी उसमें क्या करते हैं कि जो कॉजेज हैं, इसके शॉक के जो कॉजेज हैं, जो रीजंस हैं, उसको हम लोग ठीक करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब उसके रीजन आप समझ चुके हैं। अब जो सेकेंडरी थेरेपी है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस थेरेपी इज यूज टू करेक्ट हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस। अब जो दूसरा सेकेंड स्टेप है, सेकेंड थेरेपी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड फ्लो एंड द सिस्टम थ्रू इट फ्लोज। हेमोडायनेमिक क्या है, तो ब्लड जो है, या तो इसका हेमोडायनेमिक का मतलब ब्लड या ब्लड का फ्लो करना। हेमोडायनेमिक के अंदर क्या आता है, ब्लड या ब्लड का फ्लो करना, और वो सिस्टम भी इसके अंदर आता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, एक तो आपका ब्लड आ जाएगा और इसके अंदर आपका हार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है ब्लड को फ्लो कराने का। इसके अंदर आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगी। तो इसमें जो गड़बड़ी है, जो दिक्कत हुई है, उसको मैनेज करने का काम हम लोग इस सेकेंडरी थेरेपी के अंदर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, यानी मान लीजिए कहीं पे कट लग गया और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो इसमें अब ब्लड के वॉल्यूम को भी बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। तो ब्लड है और ब्लड का जो सिस्टम है ब्लड के फ्लो कराने का, उसको मैनेज करने का, ठीक करने का काम हम लोग किसमें करते हैं, सेकेंडरी थेरेपी के अंदर करते हैं। ठीक, अब ये जो फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग्स आर यूज फॉर करेक्टिंग हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर। तो अब ये जो दवाएं हैं, ये नीचे टाइप जो दवाओं के टाइप्स बताए गए हैं, इनमें से ऐसा नहीं कि सब एक साथ यूज आए, इसमें से कोई एक यूज होगा या कोई 2 यूज होंगे, 3 यूज होंगे। तो इस तरीके से इन्हीं को मिला के हम लोग क्या करते हैं, हेमोडायनेमिक कंडीशन को ठीक, डिस्टर्बेंस को, हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन कौन सी दवाएं हैं, तो सबसे पहली कौन सी दवाएं होंगी, तो सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस। क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस, अभी सबको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक, दूसरा क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तीसरा है डेस्ट्रेंट, चौथा क्या है, ऑक्सीजन, पांचवा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड और छठा है ग्लूकागोन। ठीक, इनमें से क्या है, ये वाला कार्डियक ग्लाइकोसाइड हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको पढ़ लिया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके इसको देख लीजिएगा, हमने उसमें इसको पढ़ा दिया बहुत डिटेल से। ठीक, बाकी ये जो है इन सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस, जिसको हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं या सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एड्रिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं या एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। समझ में आ रही, इसी का नाम है ये अलग अलग। तो इसमें अब बहुत सारी दवाएं हैं, तो सबको हम लोग नहीं लेंगे बल्कि 4 दवाओं को लेंगे और फिर इन्हीं का हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, इनके इंडिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, डोजेस पढ़ेंगे। चूंकि आपका जो सिलेबस है उसमें यही 4 चीज़ें उसने डिटेल से पूछ रखा है। एक तो डेफिनेशन, तो बीमारी की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली कि क्या दिक्कत है। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और तीसरा क्या पढ़ना है, इंडिकेशन। चौथा पढ़ना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और उसमें आपको डोजेस पढ़ना है। अब क्या ऐसा नहीं है कि मतलब सारों का जो इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन सबका एक जैसा नहीं है। समझ में आ रही बात, ये जितनी दवाएं हम लोगों ने ली हैं 4 इंपॉर्टेंट दवाएं, तो सबका एक जैसा नहीं है, इसलिए सबका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक साथ हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए सबको अलग अलग हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहली दवा क्या है, नोर एड्रीनलिन, दूसरा है एड्रीनलिन, तीसरा डोपामिन और चौथा क्या है, डोब्यूटामिन। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नोर एड्रीनलिन। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी पे क्या एक्शन शो करता है, तो इट इंक्रीज द परफ्यूजन प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। ये याद रखिएगा, CO का मतलब होता है कार्डियक आउटपुट। तो ये क्या करता है, परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाता। अभी मैंने बताया ना, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक। और फिर ये आगे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये बहुत सारे सेल हमारी बॉडी के। तो क्या हो रहा है, तो कि मतलब अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो ये क्या है, मान लीजिए ब्लड यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो यहाँ तक क्या है, ये ब्लड पहुँचेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर सेल तक ब्लड वेसल से पहुँचता है, ऐसा नहीं होता। कैपिलरीज जो होती है हमारी, वो हर सेल तक नहीं पहुँचती हैं, बल्कि आके यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे रुक गई। अब यहाँ से क्या होता है, ब्लड हर एक के पास पहुँचता है, इसको बोलते हैं परफ्यूजन। तो अगर पीछे से प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये आसानी से हर सेल के पास पहुँच जाता है, और अगर पीछे से प्रेशर नहीं है, लो है, यानी ब्लड प्रेशर अगर लो रहेगा तो हर सेल तक क्या है, ब्लड नहीं पहुँचेगा। समझ में आ रही बात, तो उसको कहते हैं कि हम लोग ब्लड परफ्यूजन क्या हो रहा है, लो हो जा रहा है, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द परफ्यूजन प्रेशर, ये परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाता है, यानी हर सेल तक सेल के पहुंचने की का दबाव जो है उसको बढ़ाता है, ताकि हर सेल तक क्या है, ब्लड पहुंच सके। ठीक, तो एक काम ये करता है क्या, परफ्यूजन प्रेशर को ये बढ़ाता है। दूसरा कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, यानी कार्डियक आउटपुट का मतलब कि ये जो हमारा हार्ट है वो पूरी तरीके से क्या, भरपूर ब्लड को पंप कर सके। और क्या करता है, इट स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर, ये क्या करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक, फिर उसकी वजह से क्या होता है, कॉज पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। ये एक समझ लीजिए पेरिफेरल क्या होता है, उसके बाद आपको कई बार ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए हमारे लंग्स हो गए, हमारे क्या कहते हैं किडनी हो गया, हमारी GIT हो गई, हमारे स्किन हो गए। तो ये जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। और इस पेरिफेरल जो ऑर्गन्स हैं, पेरिफेरल टिश्यू, इसको पेरिफेरल टिश्यू भी बोलते हैं। तो पेरिफेरल टिश्यू तक जो क्या है, ब्लड की सप्लाई आती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन। ठीक है, उसी को क्या, उसी की बात चल रही है, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, यानी पेरिफेरल जो सिस्टम्स है हमारे, वहाँ तक जो नर्वस जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं उसमें क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। कि मान लीजिए ये क्या हमारे स्किन है, ठीक, अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आ रहा है ये, तो इसमें क्या करते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं। क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, ये रास्ता मान लीजिए चौड़ा है, इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें जब ब्लड जाएगा तो प्रेशर कम होगा, और इसी को पतला कर दिया जाए, इतने में अगर ब्लड जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है उसकी वजह से। और क्या होता है, इट स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर, और हमारे हार्ट के अंदर जो बीटा रिसेप्टर होता है, बीटा 1, उसको भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है। और जब वो एक्टिव होता है तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट उस पर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक ऐसा इफेक्ट होता है, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इंड्यूस करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पावर को बढ़ा देता है, जिससे क्या है, हार्ट बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी
फोर्स के साथ ब्लड को बाहर पंप करता है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे पेशेंट में इसको मतलब ये दवा यूज की जाती है नॉर एड्रेनालिन, जिसको क्या है लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक है। क्या है, लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक है। क्या मतलब है इसका, कि मान लीजिए ये कोई आपका ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, ये एक ऑर्गन है और इसमें बहुत सारे सेल हैं और इसमें ब्लड वेसल्स आ रहा है, ठीक, ये मान लीजिए आपका ब्लड वेसल्स है। तो ये अगर डायलेट हो, ये क्या हो, अगर मान लीजिए ये डायलेट है, चौड़ा हुआ है, तो ब्लड का जो प्रेशर आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ रही बात, अगर ये बहुत ज़्यादा डायलेट है तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो ब्लड आए। अब याद रखिएगा कि जो ब्लड वेसल्स आते हैं वो कैपिलरीज में फिर क्या डिवाइड हो जाते हैं और तो हमारे टिश्यूज तक पहुंचती हैं, हर सेल तक, अलग अलग सेल तक हमारी ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज नहीं पहुंचती हैं। तो अब ये मान लीजिए ये क्या है, एक कैपिलरी है या एक ब्लड वेसल्स है जो इस टिश्यू तक आया और यहाँ पे आके ब्लड को छोड़ दिया। तो अगर ये प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये तो यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ सबके पास पहुँच जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर कम है, अगर प्रेशर कम है तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, यहाँ पहुँच गया। इन सेल जो हैं, ये जो पास वाले सेल है यहाँ तक तो ब्लड पहुँच जाएगा और जो दूर वाले सेल हैं वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस। लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब होगा, यानी ये समझ लीजिए कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा डायलेट हो गए, तो फिर क्या प्रेशर नहीं बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो उसकी वजह से भी शॉक होता है कि ब्लड पूरी तरीके से हर जगह पहुंच नहीं पा रहा है, तो शॉक हो जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहाँ के जो सेल हैं वो उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो फिर क्या होता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो और इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इन एक्यूट हाइपरटेंशन, इन एक्यूट हाइपोटेंशन। जब आदमी को एक्यूट यानी एकदम सडन क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये दवा देते हैं। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो फिर क्या है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो नो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज फाउंड। तो कोई खास इसका क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, यानी कोई ऐसी खास जगह नहीं है जहां पे इसको मतलब मना किया गया है। अब इसका डोज कितना यूज करेंगे, तो 2 to 4 UG यानी माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से आईवी रूट से देंगे। आईवी इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि इंजेक्शन लगा देना, ठीक है। तो आईवी रूट से इसको हम क्या करेंगे, देंगे 2 to 4 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से। अब जो दूसरा है हमारे पास जिसको हमको पढ़ना है वो क्या है, एड्रेनालिन। क्या पढ़ना है हमको, एड्रेनालिन पढ़ना है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, यानी ब्लड ज्यादा क्या कहते हैं, हमारे हार्ट जो है वो ज्यादा ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक। और क्या होता है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, और हमारे किडनी तक जो ब्लड का फ्लो जा रहा है, यानी जो ब्लड सप्लाई जा रही है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। क्या करता है, इट इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। क्या करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसको TPR भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो ये जो नॉर्मल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यानी हमारे मान लीजिए कोई भी ये पेरिफेरल टिश्यू है और यहाँ तक जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो जो ब्लड की सप्लाई जो हो रही है, तो कितना उस पर प्रेशर, कितना उसमें रेजिस्टेंस है, कितनी रुकावट आ रही है, तो जो नॉर्मल क्या कहते हैं रुकावट होती है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो उसके बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो टू ट्रीट एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसको कब यूज करते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, तो वो शॉक जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है, वो शॉक जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है। असल में इसमें होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम इसमें थोड़ा सा मतलब इसको करवाता है। इम्यून सिस्टम में कुछ दिक्कत आती है तो फिर क्या एकदम से बहुत सारे केमिकल ऐसे रिलीज करता है जो ब्लड प्रेशर को एकदम से क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, एकदम लो कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, एकदम से। तो उसको वाली कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम लोग क्या करते हैं, ये दवा देते हैं, कौन सी, एड्रेनालिन। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इन हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक, अगर हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से शॉक हुआ है तो हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, तो और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा इसमें। और कब नहीं देंगे, तो इन कार्डियक डायलेशन, अगर किसी का हार्ट जो है डायलेट हो गया, उसका साइज बढ़ गया है, एक बीमारी होती है हार्ट के अंदर,
ये मैंने डिटेल से पढ़ाया फार्माकोथेरापेटिक के अंदर, तो उस कंडीशन में भी ये दवा हम लोग नहीं देंगे। और कब इसका डोज कितना है, तो 0.2 to 0.5 mg सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर रूट से इसको देंगे, यानी इंजेक्शन के थ्रू देंगे इसको। अब इसका फार्माकोल अब हम लोग पढ़ेंगे डोब्यूटामीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, डोब्यूटामीन। हालांकि एक बार आप पढ़ चुके हैं, सारी चीजें वही है, सेम है, थोड़ा बहुत इसमें फर्क मिलेगा आपको, ठीक है। इससे थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा मैं। तो ये क्या करता है, इंक्रीज पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ा देता है। फिर क्या होगा, उससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा और फिर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो इट इज यूज टू ट्रीट शॉक ड्यू टू द कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से शॉक हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सी दवा देंगे, डोब्यूटामीन, ठीक है। आपने कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर वाली जब दवा पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने इसके बारे में पढ़ा था कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर अगर किसी को होता है तो उसमें ये दवा देंगे। जब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, शॉक हो जाता है, तो उस वाले शॉक में भी हम इसको क्या करेंगे, ये दवा देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नहीं देंगे, अनस्टेबल इंजाइना में नहीं देंगे, सेवियर हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, यानी बहुत ज्यादा अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है उसमें नहीं देंगे, और अरेथमियाज में नहीं देंगे, ऐसे मायोकार्डाइटिस में नहीं देंगे, और हाइपोकैलेमिया में नहीं देंगे। मायोकार्डाइटिस यानी जो हमारा हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो 3 लेयर में होता है मेनली, तो जो बीच वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियल। तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, दिक्कत आ गई है तो उस वाली कंडीशन में भी ये दवा नहीं देंगे। और अगर क्या कहते हैं, पोटेशियम की कमी है तो उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं देते हैं। अब डोज कितना इसका देंगे, तो डोब्यूटामीन कितना देते हैं, तो डोब्यूटामीन 2.5 से 10 mcg यानी 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से देंगे, और मिनिमम कितना, 40 माइक्रोग्राम के इन डिवाइडेड डोज। कितना, इन डिवाइडेड डोज, यानी एक ही बार में नहीं देंगे बल्कि क्या करेंगे, कई बार में 40 mg अगर जरूरत 40 mcg अगर जरूरत पड़ रही है तो देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डोपामीन के बारे में। तो जो कुछ आपने डोब्यूटामीन के बारे में पढ़ा सेम इसमें भी वही है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहीं से आपने देख लेना है। और क्या कहते हैं ये इंडिकेशन, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट सेप्टिक शॉक। ये जो कब यूज़ होता है, तो सेप्टिक शॉक अगर है तो उसको ठीक करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सेप्टिक शॉक क्या होता है, तो वो शॉक जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, यानी मान लीजिए हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया या लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सी दवा देंगे, तो ये देंगे आप लोग डोपामीन, ठीक है। और कब देते हैं, ट्रोमेटिक शॉक हुआ है तो उसमें देंगे। ट्रोमा असल में बोलते हैं कि इंजरी हो गई कोई, चाहे दिमाग में इंजरी हो गई, कहीं पे भी इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा लॉस होता है, उसमें ब्लड मान लीजिए बहुत ज़्यादा निकल गया। तो ट्रोमेटिक इंजरी, अगर ट्रोमेटिक शॉक है तो उसकी वजह से भी, अगर ट्रोमेटिक शॉक है तो उस कंडीशन में भी ये दवा हम लोग देते हैं। और कब देते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ये दवा हम लोग देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी क्या है, सेम डोब्यूटामीन की तरीके से है। और इसका डोज कितना है, तो डोपामीन का डोज 0.2 to 1 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से देंगे, और मैक्सिमम एक दिन के अंदर 300 से 1200 mg इन डिवाइडेड डोज में देंगे, ठीक है। यानी डोज को कम थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कोर्टिकोस्टेरॉइड। क्या पढ़ना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये भी एक दवा है जो शॉक में काम आती है, ठीक है। अगर किसी को शॉक हुआ है तो उस कंडीशन में ये दवा भी चलाई जाती है जरूरत के हिसाब से। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, तो आपने स्टेरॉइड का नाम सुना होगा। स्टेरॉइड एक तरीके का हार्मोन होता है जो हमारे जो किडनी है उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां से निकलता है क्या, स्टेरॉइड। वो भी 2 तरीके के हार्मोन होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर, तो वो हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है। वो हार्मोन होते हैं हमारे, उसी जैसी दवा भी बनाई जाती है, तो वही दवाएं क्या है, दी जाती हैं। तो जैसा इफेक्ट उसका होता है ऐसे ही इन दवाओं का इफेक्ट भी हमारी बॉडी के अंदर लेने के बाद शो होता है। तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, अगर ये दवाएं हम लोग लेते हैं तो सप्रेस ऑल टाइप ऑफ एलर्जी, यानी जो भी एलर्जी हो रही है, एलर्जी जब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो ये क्या करती है, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये एलर्जी के रिएक्शन को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं। और असल में ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, उसकी वजह से एलर्जी क्या होती है, सप्रेस होती है, यानी समझिए कि दब जाती है, कम हो जाती है, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है एलर्जी का। और क्या करती है, इंड्यूस इनोट्रोपिक इफेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ा लीजिए, क्या बढ़ा लीजिए, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। ये क्या करती हैं, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ाती हैं। और क्या करती हैं, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और ये क्या करती हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती हैं। मैंने बताया ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसको ये क्या करती है, कम कर देती हैं। और क्या करती हैं,
प्रिवेंट लीकेज ऑफ कैपिलरीज, और जो कैपिलरीज होती हैं उसमें अगर लीकेज है तो उसको रोकने का काम करती हैं, यानी उस लीकेज को भरने का काम करती हैं ये। और इसके इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज़ करते हैं, तो सेप्टिक शॉक में इसको यूज़ करते हैं। किसमें, सेप्टिक शॉक, यानी अगर सेप्टिक शॉक का मतलब अगर इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर शॉक हुआ उसको बोलते हैं हम लोग सेप्टिक शॉक। ठीक है, सेप्टिक का मतलब समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए देखते हैं आपने एंटीसेप्टिक आती है दवाएं, तो वो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक। तो सेप्टिक अगर शॉक है, इन्फेक्शन की वजह से शॉक है, तो ये दवा हम लोग देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इट इज़ यूज टू ट्रीट एलर्जिक डिसऑर्डर, अगर एलर्जिक डिसऑर्डर है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही अस्थमा में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन वगैरह है, जो सूजन है, उसको कम करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ऐसे ही अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, अगर किसी ने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लगा लिया है, जैसे कि मान लिए पोलियो वैक्सीन है, तो उस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देंगे, इसलिए कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाएं होती हैं वो इम्यून सिस्टम को दबाने का काम करती हैं, उसके पावर को रिड्यूस कर देती है इम्यून सिस्टम को, समझ रहे हैं, इम्यून सिस्टम को एक तरीके से समझ लिए कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बेकार कर देती हैं, काम नहीं करने देती हैं इम्यून सिस्टम को, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है, ये जब लगाया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, जब कोई वैक्सीन लेता है जो लाइव वाली है या कोई सा भी वैक्सीन आदमी लेता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करता है और एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, रोक दिया जाएगा काम करने से, तो एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, तो वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं देंगे। और कब नहीं देंगे, तो डायबिटीज़ मेलाइटस में भी ये दवा नहीं देंगे। और कब नहीं देंगे, तो और ग्लूकोमा के अंदर अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और कितना इसको देंगे, तो 0.5 to 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, यानी एक दिन के अंदर 2.5 से 10 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। और एक चीज़ और जो मतलब शॉक में यूज़ होने वाली चीज़ है वो क्या है, ऑक्सीजन। ये भी एक तरीके का क्या समझिए दवा है, ऑक्सीजन भी क्या एक तरीके से दवा है। अगर आपने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पढ़ा होगा तो उसके दवा की डेफिनेशन, ड्रग की डेफिनेशन में आप अगर पढ़ा होगा आपने, तो आप समझ जाएंगे कि किस किस चीज़ों को हम लोग ड्रग कहते हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक तरीके की समझ लीजिए ड्रग है। ठीक, तो इन शॉक कंडीशन द ब्लड ऑक्सीजन लेवल शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड। ये कह रहे हैं कि अगर किसी को शॉक लग गया, शॉक हुआ है, यानी ब्लड सप्लाई रुक गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या करना, हमको ऑक्सीजन लेवल भी देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड दी आर्टेरियल PO2, इसको हम लोग आर्टेरियल PO2 भी कहते हैं, यानी जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल होता है उसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं कि आर्टेरियल PO2 कितना है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब होता है कि इट मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कितना अमाउंट घुला हुआ है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट घुली हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टेरियल PO2। अगर कोई पूछे कि आर्टेरियल PO2 कितना है तो क्या मतलब होता है इसका, आर्टेरियल PO2 का मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है। और उसको हम लोग किस में नापते हैं, तो उसको हम लोग नापते हैं mmHg में। किसमें, mmHg में। और वो कम से कम क्या है, 60 mmHg होना चाहिए, उससे नीचे अगर ज़्यादा तो बहुत रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट, अब आपने सुना होगा ऑक्सीजन सप्लीमेंट के बारे में। ऑक्सीजन सप्लीमेंट का मतलब होता है कि बाहर से जब ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, बाहर से क्या ऑक्सीजन दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन सप्लीमेंट। ठीक, यानी एक तो आदमी सांस लेता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 20-21 के आसपास में होती है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ जब ऑक्सीजन देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या ज़्यादा मतलब ब्लड के अंदर पहुंचती है, इसलिए कि अभी शॉक लगा हुआ तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसलिए ऑक्सीजन सप्लीमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, इसलिए कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनका भी तो ऑक्सीजन जो लेवल था वो कम हो गया था, वो भी नहीं काम कर पा रहे थे, वो भी अपने एनर्जी नहीं बना पा रहे थे। तो ये जब देंगे ऑक्सीजन हम लोग सप्लीमेंट, तो उससे क्या होगा, हमारे जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो फौरन वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैलाने का काम वो करेगा जल्दी से। ठीक, और ऑक्सीजन लेवल ऑफ टिश्यू कैन बी इम्प्रूव इजिली। तो अगर हम लोग सप्लीमेंट देते हैं ऑक्सीजन का, यानी हम लोग मशीन के थ्रू अगर ऑक्सीजन देते हैं किसी को, तो उससे क्या होगा, जो मतलब टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको इजीली हम लोग पूरा कर सकते हैं। और इसको कब कब हम लोग यूज़ करते हैं, तो हाइपोक्सिया में यूज़ करते हैं।
हाइपोक्सिया नहीं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोक्सिया। ऐसे ही इसको इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है तो उस कंडीशन में भी क्या हम लोग ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, तो इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए ठंडी का मौसम अभी, और मैंने यहाँ पे अंगीठी जलाई, कमरे के अंदर धुआं हुआ, तो धुआं जो होता है एक तरीके का वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, वो ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारे लंग्स से। तो हम लोग अब मान लीजिए इस कमरे के अंदर धुआं भरा हुआ है और मैंने क्या दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो इसके अंदर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इस इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हो गई है। अब मैं जब सांस लूंगा तो ऑक्सीजन भी जाएगा साथ में जो है इस कमरे के अंदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगा हमारे लंग्स तक। तो जो हीमोग्लोबिन है वहाँ से वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, इसलिए कि उसके साथ जल्दी रिएक्शन करता है, या ये कह सकते हैं कि अब उसको वो ज़्यादा पसंद करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा पूरी बॉडी के अंदर फैलाना शुरू कर देगा। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये जब जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी बन नहीं पाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो अगर किसी को इसकी पॉइजनिंग हो गई है तो फौरन हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं सप्लीमेंट, ताकि वो जो ऑक्सीजन की लेवल ऑक्सीजन का जो लेवल कम हो गया है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, और कब देते हैं हम लोग, तो सीवियर अस्थमा, अगर किसी को बहुत तगड़ा अस्थमा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है बॉडी में, तब हम लोग देते हैं। ऐसे ही व्हेन आर्टेरियल PO2 फॉल्स बिलो 60 mmHg, जब हमारे आर्टरीज का जो PO यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, अगर वो कम होता है कितने 60 mmHg से, तब हम लोग क्या है, ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं। और दवा है जो मतलब शॉक में यूज होती है, तो वो क्या है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जानते होंगे आप, ये भी हमारे पैनक्रियाज से निकलने वाला एक सब्सटेंस है, एक हार्मोन है। ठीक, ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने का काम करता है। अब आपको मालूम होगा कि हम लोग खाना खाते हैं, उससे जो ग्लूकोज मिलता है, जितनी हमारी बॉडी की जरूरत होती है उतना तो यूज हो जाता है, बाकी जो ग्लूकोज बचता है ब्लड के अंदर उसको लीवर अपने पास लेता है और उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर कर लेता है, यानी उसको ग्लाइकोजन बनाता है और इसको स्टोर करके रख लेता है। जब जरूरत पड़ती है तो फिर क्या होता है, ग्लूकागोन उसको क्या करता है, तोड़ता है। जब जरूरत पड़ती है ग्लूकोज को, जब फिर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए मैंने खाना नहीं खाया और बॉडी को क्या ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है, तो वो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है, ये ग्लूकागोन उसको तोड़ता है और ग्लूकोज बना देता है। कौन ये काम करता है, ग्लूकागोन करता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है, और ये बनता कहाँ से, पैनक्रियाज से बनता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो इट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट, ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स को बढ़ा देता है। और क्या करता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है, CO यानी कार्डियक आउटपुट। और क्या करता है, इट इम्प्रूव्स दी हेमोडाइनेमिक कंडीशन ऑफ पेशेंट, और ये पेशेंट के हेमोडाइनेमिक कंडीशन को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। हेमोडाइनेमिक कंडीशन आप समझ चुके हैं, यानी जो ब्लड है या ब्लड का जो फ्लो है और वो सिस्टम जो ब्लड को फ्लो करवा रहा है, यानी हार्ट और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, इन पूरे जो सिस्टम को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। अब इसके इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो इन पेशेंट हैविंग शॉक ड्यू टू हार्ट फेलियर, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हार्ट फेलियर की वजह से शॉक हुआ है, तो अब हम लोग ये क्या करते हैं, ग्लूकागोन देते हैं। ऐसे ही इन हाइपोग्लाइसेमिया, अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, यानी ब्लड में शुगर के लेवल कम हो गया है, शुगर का लेवल कम हो गया है, तब उसको हम लोग देंगे। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब इसको नहीं देंगे, तो कार्डियक अरेथमिया में नहीं देते हैं क्योंकि ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। और कब नहीं देते हैं, तो हाइपरग्लाइसेमिया में नहीं देते हैं, यानी अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है और हाइपर है वो, यानी हाइपरग्लाइसेमिया है, तब हम लोग उसको ये दवा नहीं देंगे। इसका डोज कितना है, कितना देंगे ग्लूकागोन, तो 0.1 ml यानी 0.1 मिलीलीटर देंगे। और क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देंगे, यानी इंजेक्शन के थ्रू सबक्यूटेनियस रूट से देंगे इसको। अब एक चीज़ और है, एक सब्सटेंस और है जो मतलब शॉक में यूज़ किया जाता है, वो क्या है, डेक्सट्रेंट। डेक्सट्रेंट क्या होता है, तो ये समझिए एक लिक्विड होता है, यानी पानी होता है, उसके अंदर क्या होता है, कभी डेक्सट्रोज भी मिला होता है, कभी डेक्सट्रोज नहीं मिला होता है, और उसके अंदर NaCl होता है 0.9%, कितना,
ये 0.9% उसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर भरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं NS बोलते हैं, या RL बोलते हैं, या उसको डीप भी बोलते हैं और सैलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। वो बॉटल जो देखते होंगे आप, मरीजों को चढ़ाया जाता है, तो वो क्या होता है, NS भी बोलते हैं, उसको सैलाइन भी बोलते हैं। तो उसके अंदर कितना होता है, नमक की मात्रा 0.9%। और क्यों होता है इतना, क्योंकि हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी जो सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है NaCl जो है वो 0.9% ही होता है। ठीक, अब ये जो डेक्स्ट्रेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ऐसे आ जाता है क्वेश्चन के, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर पे एक नोट लिखिए। तो ये क्या होता है, प्लाज्मा को क्या करता है, वॉल्यूम, प्लाज्मा के वॉल्यूम को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। एक्सपेंड करने मतलब बढ़ा देता है। मान लीजिए शॉक हो गया किसी को और हेमरेज की वजह से हुआ, यानी मान लीजिए कि कट गया कहीं से और ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया। ब्लड का वॉल्यूम उसके बॉडी के अंदर 6 लीटर था, तो पूरा उसका सिस्टम चल रहा था सही से। अब मान लीजिए 1 लीटर ब्लड निकल गया, तो अब क्या है, उसको वॉल्यूम कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो उस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेक्स्ट्रेन देंगे, यानी NS चढ़ाएंगे उसको। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर बोलते हैं। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे NS भी बोलते हैं, सैलाइन बोलते हैं, RL बोलते हैं और डीप भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है, अलग अलग मोलिक्यूलर वेट के साथ में आता है। ये क्या है, अलग अलग मोलिक्यूलर वेट में ये आता है। तो एक आता है हाई मोलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रेन बोलते हैं जिसको, हाई मोलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रेन। तो वो कितना होता है, 1,10,000 मोलिक्यूलर वेट का होता है। इट इज़ यूज्ड इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी अगर वॉल्यूम कम हो गया है, ऐसी शॉक की ऐसी कंडीशन जिसमें वॉल्यूम कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये क्या करते हैं, देते हैं ये कौन सा, हाई मोलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रेन देते हैं। ठीक, और एक आता है 40,000 क्या कहते हैं, 40,000 मोलिक्यूलर वेट का आता है, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रेन 40 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रेन 40 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत ये फेमस है डेक्स्ट्रेन 40। तो 40,000 मोलिक्यूलर वेट का आता है वो। अब इसको हम लोग क्या कब का ये यूज़ होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, इंडिकेशन क्या है, तो इट इज़ यूज्ड इन शॉक, ये शॉक में यूज़ होता है। बिकॉज इट इम्प्रूव द टिश्यू परफ्यूज़न, ये क्या करता है, टिश्यू परफ्यूज़न को बढ़ा देता है। और कहाँ पे ये काम करता है, तो इट हेल्प्स इन ब्लड फ्लो, यहाँ ब्लड बढ़ा लीजिए, ब्लड छूट गया है, ये ब्लड के फ्लो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, और कहाँ पे ये किस काम में आता है, इट इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। और ये कहाँ पे काम आता है, इन डिहाइड्रेशन। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर की कमी हो जाती, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो डिहाइड्रेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही डायरिया में भी यूज़ करते हैं। इसलिए डायरिया में जब आदमी के क्या कहते हैं, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन होता है, दस्त होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है बॉडी से, तो उस कंडीशन में भी इसको हम लोग देते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, ये कंप्लीट होता है यहीं पे। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात याद रखिए कि ये जो PDF है जो आज मैंने पढ़ाया, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पूरे जो चैप्टर का जो PDF मैंने एक साथ उसको बना रखा वाइट बैकग्राउंड में। अगर वो आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और उसमें फाइल में ये क्या है, PDF सारी पड़ी रहती हैं, यानी चैप्टर वाइज में अपलोड कर देता हूँ। वहाँ पर जब आप चाहते हैं वहाँ से लेकर आप उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप क्या उस PDF को लेना चाहते हैं पूरे चैप्टर का एक साथ में वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो क्या कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा।